चलो बच्चों, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। रिवीजन चल रहा है बरोबर? तो आज रिवीजन का डे 5 हम लोग स्टार्ट करें। आज का शेड्यूल अगर आप लोग देखो ना, तो जो डेली अकाउंट का हमारा फाइनल अकाउंट का सम चल रहा है, उसमें हमें इलस्ट्रेशन 9 और 10 देखना है। ठीक है ना, 9 और 10 वाला इलस्ट्रेशन उसमें देखें। इसके अलावा जो स्टेटिस्टिक का पहला चैप्टर चल रहा है, उसमें कल हमने वेटेज एवरेज मेथड हमने देखी थी। आज कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर की मेथड देखनी है, जिसमें इलस्ट्रेशन देखना है ये सब 17, 18, 19, 20 और 22 कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर के इलस्ट्रेशंस। ठीक है ना, ये मेथड। दूसरा जो रेगुलर सब्जेक्ट है 1 और 2 सब्जेक्ट, उसमें भी हमारा स्टेट का ही सब्जेक्ट है आज का। ठीक है, तो स्टेट के सब्जेक्ट में जो पार्ट 1 के मतलब वही चैप्टर 1 के हमारे शॉर्ट सम्स है ना, उसमें देखने हैं। देखो, डेली जो स्टेटिस्टिक है उसमें हम लॉन्ग सम देख रहे हैं, सब मेथड लॉन्ग सम वाली मेथड। इसमें शॉर्ट सम की मेथड देखते हैं, जिसमें आज की मेथड हमारी इंडेक्स नंबर, जो बेसिक इंडेक्स नंबर या जनरल इंडेक्स नंबर ढूंढते हैं। आपको याद भी होगा कि चैप्टर 1 में जो हम नॉर्मल इंडेक्स नंबर ढूंढते हैं ना, वो फिक्स बेस इंडेक्स नंबर, चेन बेस इंडेक्स नंबर फाइंड करते हैं ना वो सब, तो वो इंडेक्स नंबर यहाँ पर हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, यहाँ पर वो मेथड आज देखेंगे जिसमें ये सब सम देखेंगे। सम ज्यादा है पर इजी है, सब सेम मेथड के ही है। एक दो सम की प्रैक्टिस करो, बाकी देखोगे भी ध्यान से तो भी हो जाएगा उसमें, ये ऐसे सम्स हैं। और उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट हमारा इकोनॉमिक्स का है कि इकोनॉमिक्स में पहले चैप्टर का रिवीजन आपको आज करना है। आपके फ्राइडे सैटरडे का शेड्यूल है ना, थोड़ा लॉन्ग होता है, क्योंकि उसमें स्टेट, दोनों स्टेट जो है वो आ जाते हैं। लॉन्ग सम भी करना है, शॉर्ट सम भी करना है, बरोबर। और साथ में इकोनॉमिक्स जैसा सब्जेक्ट भी है, तो फ्राइडे सैटरडे का शेड्यूल थोड़ा रहता है वैसा ज्यादा। पर कोई बात नहीं, उसे किया करो कंप्लीट फ्राइडे सैटरडे के साथ। इसलिए मैंने शेड्यूल रखा है कि 2 दिन में इसका शेड्यूल पूरा करो। बाय चांस कुछ हो रहा है तो संडे के दिन उसको कंप्लीट करो। कुछ अगर बाकी रह रहा है, एक आध टॉपिक इन 4 में से, तो उसको संडे के दिन में पूरा कर लो आप। ठीक है भाई, पूरा जरूर करना, ये पूरा करो। नेक्स्ट वीक से हमें टेस्ट सीरीज भी शुरू करनी है, मतलब जो भी वीकली आप कंप्लीट कर रहे हो उसकी टेस्ट भी तो लो ना। नेक्स्ट वीक से वो शुरू करना है, तो प्रिपरेशन रखना भाई, हमें टेस्ट भी स्टार्ट करनी है फिर। ठीक है, तो चलो आज का ये शेड्यूल शुरू करें, जिसमें इस वीडियो में पहले अकाउंट देखेंगे, दूसरा अलग से वीडियो में ये दोनों स्टेट को देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलो अकाउंट का ये पार्ट हम लोग देखें कि 9th वाला इलस्ट्रेशन हमें देखना है। आपकी टेक्स्ट बुक रखो साथ में। 9th इलस्ट्रेशन सिंपल इलस्ट्रेशन है, माही और राही वो दो पार्टनर्स हैं, उसके रिलेटेड ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट दिए हुए और सिंपल एडजस्टमेंट है। कल जो 8th वाला सम किया था उसकी तरह कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है वह, फिर भी चलो समझ लो। उसमें सबसे पहले है कि 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स एंड 5% ड्राइंग, उनके ऊपर इंटरेस्ट देना है। कैपिटल पे और ड्राइंग पे इंटरेस्ट, तो कैपिटल और ड्राइंग इंटरेस्ट देने के लिए हम क्या बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट बनाते हैं ना, बराबर ना, उसके ऊपर इंटरेस्ट देता है ना। तो सपोज अगर आप कैपिटल अकाउंट बना रहे हो, ये हर सब में ऐसी एंट्री थी हमारी कि जब आप कैपिटल अकाउंट तैयार कर रहे हो, माही और राही भाई ये दो पार्टनर्स हैं, तो पहले कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है। तो कैपिटल इंटरेस्ट देने के लिए क्रेडिट साइड पे लिखता है ना, कैपिटल के क्रेडिट में पहले बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड दोनों का कैपिटल लिखते हैं। कितना है दोनों का कैपिटल, तो 20,000 और 12,500, कि 20,000 एंड 12,500 दोनों का इंटरेस्ट, सॉरी दोनों का कैपिटल। फिर उसके नीचे उसका इंटरेस्ट, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना गिनना है हमें, 12% का इंटरेस्ट। तो मतलब इसके अगर आप 12% गिनो तो कितने हो जाएंगे, 20 और 4, 2400 हो जाएगा उसमें, बराबर। और इसके अगर 12% गिनो तो 1250 और 125 का 250, मतलब के 1250 और 250 कितना हो जाएगा वो, तो 1500 रुपए का हो जाएगा, कि 1500 रुपए का उसका इंटरेस्ट, बराबर ना। ये हो गया दोनों का इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की दूसरी एंट्री कहाँ, तो एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन के डेबिट में। कैपिटल इंटरेस्ट यहाँ गिनते हैं क्रेडिट में, तो दूसरा एप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिखते हैं, है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और वैसे ही ड्राइंग पे भी 5% हमें इंटरेस्ट देना है। तो चलो ड्राइंग पे इंटरेस्ट देना है, तो देखो ड्राइंग भी दी गई है ना ऊपर, 3000 एंड 2000, तो वो ड्राइंग्स कहाँ पे लिखेंगे हम लोग, वो डेबिट में। वही कैपिटल के डेबिट में लिखते हैं पहले कि ड्राइंग्स, माही और राही में दिया हुआ है भाई 3000 एंड 2000 ड्राइंग्स, और उसके नीचे उसके इंटरेस्ट, के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना, 5% इंटरेस्ट देना है। तो इसके 5% मतलब 150 हो जाते हैं, 150 रुपीज। इसके 5% 100 रुपीज। तो ये दोनों इंटरेस्ट, ये दोनों जो है वो इंटरेस्ट यहाँ पर, और दूसरी एंट्री एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में। यहाँ डेबिट में लिखा है तो एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अरे बात ध्यान, ये कैपिटल और ड्राइंग के इंटरेस्ट हो गए ना, एक कैपिटल में एंट्री, दूसरी एप्रोप्रिएशन में एंट्री, इन दोनों की क्रॉस में।
अरे बात समझ में? तो चलो ये हो गया। फिर उसके बाद है नंबर 2 कि 3% कमीशन ऑन सेल इज पेएबल टू माही। भाई माही को कमीशन देनी है कितनी? 3%। 3% किसका? तो 3% ऑफ सेल, जितना सेल हुआ है उसका 3% कमीशन देना है माही को। तो सेल कितना हुआ है ऊपर? तो ऊपर देखो सेल हुआ है 2 लाख का, 2 लाख का सेल है ना, और वो 2 लाख के सेल के 3% मतलब कितने? 6000 रुपीज हो गए कि 6000 रुपए माही को कमीशन देनी है। तो कमीशन देनी है, पार्टनर को कमीशन देनी है, तो एक एंट्री कहाँ आती है? एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिखते हैं कमीशन ब्रैकेट में माही, माही को 6000 रुपीज, बरोबर। एक एंट्री करना है एप्रोप्रिएशन के डेबिट में, और दूसरा पार्टनर को ही देना है, तो एक कैपिटल के क्रेडिट में लिखते हैं कि कैपिटल के क्रेडिट में कमीशन, और माही को देंगे 6000 रुपीज, बरोबर ना, कि भाई उसे कमीशन प्रोवाइड करनी है ये 3%। फिर नंबर 3 में है कि एवरी मंथ 300 इज पेएबल टू राही फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंस डन फॉर बिजनेस। कि देखो फिर राही को 300 एवरी मंथ ट्रैवलिंग एक्सपेंस देना है, भाई कहीं आना जाना होगा कोई काम के लिए, तो ट्रैवलिंग का खर्चा हर महीने 300 रुपए, महीने के 300 रुपए, तो साल के कितने हो गए? तो साल के हो गए 3600 रुपीज, है ना, 12 3 36, 3600 हो गए ना पूरे साल के। मंथली है, ध्यान देना, कमीशन डायरेक्ट था पर ये ट्रैवलिंग एक्सपेंस मंथली 300 है, तो ईयर के 3600, बराबर। अच्छा अब यहाँ पे एक एडजस्टमेंट है कि देखो यहाँ पे जो उसको हर मंथ देना है ना, तो ऊपर ध्यान दो, ऊपर भी एक ट्रैवलिंग एक्सपेंस दिया हुआ है कि नहीं? ट्रैवलिंग एक्सपेंस में राही के हैं और सेल्समैन का भी है। तो सेल्समैन तो ठीक है, हम तो राही का एडजस्टमेंट गिन रहे हैं कि राही को ट्रैवलिंग एक्सपेंस यहाँ ऊपर 3000 लिखा हुआ है, इसका मतलब जो उसको साल के 3600 देने हैं उसमें से 3000 उसको दे चुके हैं, तो बाकी कितना? तो बाकी लिखेंगे हम लोग 600, बराबर। तो एक चीज याद रखते हैं, पहले भी है एक्सरसाइज के भी ऐसे सम में है, कभी भी ऐसी अमाउंट हो ना एडजस्टमेंट की कि कुछ दे चुके हैं कुछ बाकी है, तो कैपिटल और करंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट याद रख लेना या नोट कर लेना। कैपिटल, करंट अकाउंट और बैलेंस शीट, उसमें हमेशा रिमेनिंग अमाउंट लिखते हैं, जितनी बाकी हो, बराबर। नोट कर लेना, कैपिटल, करंट अकाउंट और बैलेंस शीट, उसमें हमेशा रिमेनिंग अकाउंट होता है, रिमेनिंग अमाउंट होती है इन तीनों में, कैपिटल, करंट और बैलेंस शीट में, जितना बाकी हो वो। बाकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसमें हमेशा कंप्लीट अमाउंट लिखते हैं, भले ट्रेडिंग में हो तो ट्रेडिंग में, कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस या एप्रोप्रिएशन, उसमें पूरी अमाउंट लिखते हैं, जो बाकी भी है जो दी भी हुई है पूरी अमाउंट, बराबर। बाकी कैपिटल, करंट और बैलेंस शीट, उसमें बाकी की अमाउंट लिखते हैं। तो यहाँ जैसे उसको हर महीने 300 रुपए देने हैं राही को ट्रैवलिंग एक्सपेंस, उसमें से 3000 उसको दे चुके हैं, बाकी के 600 बाकी रहे ना, महीने के 300 तो साल के 3600 रुपए, जिसमें से 3000 उसको दे चुके हैं। तो पार्टनर को देना तो एक तो एप्रोप्रिएशन में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लिखोगे ना, तो एप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिख देना कि ट्रैवलिंग एक्सपेंस, वहां पर जो है वो राही, कि राही को उसे दे रहे, ब्रैकेट में लिखना कि 3000 दे चुके हैं, 600 बाकी है, मतलब टोटल राही को दे रहे हैं हम 3600 का, वहां पूरी अमाउंट एप्रोप्रिएशन में पूरे ही 3600, ये ना लिखो तो भी ठीक, पर एक्सप्लेनेशन के लिए भले लिख लेना। और दूसरी एंट्री उसको ही देने हैं, तो कैपिटल के क्रेडिट में आएगा, पार्टनर को ही देना है तो, है ना, एप्रोप्रिएशन के डेबिट में, कैपिटल के क्रेडिट में ट्रैवलिंग एक्सपेंस, और राही को जितना बाकी है वो 36 में से 3000 दे चुके हैं, तो यहाँ पर खाली बाकी अमाउंट है 600, ये नोट करना। फिर से बोल रहा हूँ, कैपिटल, करंट और बैलेंस शीट, इन तीनों में बाकी की अमाउंट आती है जितनी रिमेनिंग है। पीएनएल, एप्रोप्रिएशन, ट्रेडिंग अकाउंट, उसमें पूरी अमाउंट लिखते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना है भाई। तो ये हुआ। फिर फोर्थ वाला है 50 इंटरेस्टेड आउटस्टैंडिंग ऑन लोन ऑफ फ्रेंड, कि फ्रेंड से लोन लिया होगा, ऊपर है, हाँ देखो क्रेडिट में है ना, लोन बोरोड फ्रॉम फ्रेंड 2500, उसके ऊपर 50 रुपीज का इंटरेस्ट है, कोई परसेंटेज वगैरह दिए नहीं हुए, तो 50 प्लस करेंगे ना। लोन कहाँ पे लिखते हैं? लायबिलिटी में, तो लायबिलिटी में जाओ, वहां लिखो लोन ऑफ फ्रेंड 2500 और प्लस इंटरेस्ट 50 रुपीज, है ना, बाहर लिखना 2550। आपकी टेक्स्ट बुक में ना इनकी अलग अलग एंट्री होती है, आप अलग अलग करो तो भी ठीक है, हम जैसे सब सम में करते हैं, लोन में इंटरेस्ट प्लस ही करते हैं, तो भले प्लस करके ही लिखो उसे। अरे बात ध्यान, है ना, भले प्लस करना, कुछ जैसे सब में कर रहे हैं वैसे ही करो। तो लायबिलिटी में लिखो लोन ऑफ फ्रेंड 2500 प्लस इंटरेस्ट 50 रुपीज,
बराबर। और जो 50 रुपीज का इंटरेस्ट है वो कहाँ पे लिखते हैं, तो वो पीएनएल के डेबिट में लिखो, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में इंटरेस्ट ऑन लोन 50 रुपीज, वो एक्सपेंस हुआ हमारा। अरे बात ध्यान समझना है इसे। फिर उसके बाद है शॉप रेंट इज पेड फॉर 12 मंथ फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 34/17। शॉप रेंट दिया है 12 महीने का, लेकिन साल खत्म हो रहा है 34 को। 34 मतलब हम ये लिख रहे हैं 31/3 को, और रेंट पे कर रहे हैं 34 तक का, बराबर। मतलब एक महीने का एडवांस रेंट हो गया ना उसका। पता है जरूरी थोड़ी यार कि हम अगर जो है वो मार्च में साल खत्म कर रहे हैं तो हर रेंट या सब कुछ जो है वो मार्च में ही पूरा करेंगे, या महीने में कभी भी, साल में कभी भी, कोई भी महीने में शुरू और खत्म हो सकता है। तो यहाँ जो साल का रेंट दिया है वो 34 तक का है, तो इसका मतलब एक महीने का एडवांस रेंट है, प्रीपेड रेंट है हमारा। तो ऊपर रेंट की अमाउंट होगी कुछ, कि देखो रेंट की अमाउंट, शॉप रेंट ऊपर दी गई 900, पर एक और चीज है, एक और उसके नीचे देखो लिखा हुआ है प्रीपेड रेंट ऑफ शॉप 1416। 1416 मतलब साल की शुरुआत का, मतलब गए साल का प्रीपेड होगा, लास्ट ईयर का प्रीपेड दिया हुआ है 75। अब भाई साल खत्म ही हो रहा है 34 को, तो हर साल जो है वो एक एक महीने का प्रीपेड रहेगा ही रहेगा ना। तो समझो कि ये एंट्री कैसे होगी, कि अब पीएनएल के डेबिट में लिखना, समझा रहा हूँ, पीएनएल के डेबिट में लिखना कि रेंट 900 रुपीज, बराबर। 900 रुपए पूरे साल के हैं, तो पहले तो रफ में काउंट कर लो कि मंथली कितना हुआ। ये 12 महीने का है ना रेंट, एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है शॉप रेंट पेड फॉर 12 मंथ, 12 महीने के 900 रुपए हैं, तो एक महीने का कितना हुआ, इसको डिवाइड 12 कर दो तो 75 रुपीज ही हुआ, डिवाइड 12, 75 रुपीज पर मंथ का, बराबर। तो चलो ये रेंट पीएनएल के डेबिट में लिखेंगे, उसमें पहले जो लास्ट ईयर का प्रीपेड है ना उसे प्लस किया जाएगा। पिछले साल का भी तो प्रीपेड है, देखो प्रीपेड रेंट 1416, साल की शुरुआत का प्रीपेड है, मतलब पिछले साल का ही होगा ना वो। साल की शुरुआत में कौन सा एडवांस होता है, वो पिछले साल का एडवांस है 75 रुपीज, बरोबर। तो मतलब ये लास्ट ईयर का प्रीपेड है ना, तो उसको यहाँ पे लिखेंगे कि प्लस प्रीपेड, भरे लिखो यहाँ पर प्रीवियस ईयर पी वाई, ये प्रीवियस ईयर का प्रीपेड 75 प्लस करेंगे, आंसर 975, बराबर। और इस साल का प्रीपेड माइनस, वैसे भी हर एक प्रीपेड तो हम माइनस ही करते हैं ना, कोई भी सम में प्रीपेड माइनस किया जाता है, आउटस्टैंडिंग प्लस किया जाता है। तो इस साल का करंट ईयर का प्रीपेड तो माइनस ही करेंगे, लास्ट ईयर का प्रीपेड प्लस करेंगे। तो करंट ईयर का प्रीपेड कितना हुआ, एक महीने का कितना है, साल के 900, तो एक महीने के 75, 75 माइनस, तो बाहर अमाउंट 900 ही रहेगी, बरोबर ना। वैसे भी साल का रेंट तो 900 रुपए ही हो रहा है ना, ये कंफ्यूज करने के लिए ऐसे एडजस्टमेंट दिया हुआ है कि पिछले साल का प्रीपेड भी है, इस साल का प्रीपेड भी है, तो पिछले साल का प्रीपेड प्लस करो, इस साल का प्रीपेड माइनस करो उसे, बरोबर। साल का तो रेंट उतना ही हुआ। अरे बात ध्यान समझना। और जो इस साल का प्रीपेड है ना, इस साल का प्रीपेड है, उसको बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखते हैं, लास्ट ईयर का प्रीपेड नहीं, वो तो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ था, उसकी यहाँ एक ही एंट्री, लेकिन ये एडजस्टमेंट में है करंट ईयर का प्रीपेड, तो इसकी दूसरी एंट्री करनी पड़ती है, कहां पर, तो बैलेंस शीट के एसेट्स में, प्रीपेड रेंट 75 रुपीज, ठीक है। नोट करना है बेटा, ये 75 की दूसरी एंट्री करना बैलेंस शीट के एसेट्स में, प्रीपेड रेंट, बरोबर। चलो ये भी हुआ। फिर उसके बाद है प्रोवाइड 20% डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट, फिक्स एसेट पे डेप्रिसिएशन गिनना है, तो फिक्स एसेट है, हाँ देखो फिक्स एसेट दिया हुआ 1250, उसके नीचे फिक्स एसेट मेंटेनेंस है, वो तो अलग, वो डेप्रिसिएशन से अलग, मेंटेनेंस रिपेयरिंग खर्चा या कुछ होगा वो इसके साथ नहीं लिखना है। तो फिक्स एसेट पे 20% देने हैं, तो एसेट्स में लिखो, बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखो फिक्स एसेट 1250 रुपीज, और माइनस उसमें डेप्रिसिएशन 20 मतलब कि 250 रुपीज ही होगा, है ना, 125 का डबल 250 रुपीज का डेप्रिसिएशन। अरे बात ध्यान। और बाकी जो 250 का डेप्रिसिएशन हुआ उसे कहाँ पे लिखेंगे, तो पीएनएल के डेबिट में, सेकंड एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखो डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट। अरे ना बात ध्यान समझना। फिर उसके बाद कि देयर इज डाउटफुल रिकवरी ऑफ 250, 250 की डाउटफुल रिकवरी, डाउटफुल रिकवरी मतलब एक तरह का बेड डेब हो गया हमारा, तो भाई शायद जो है वो डूब सकता है, तो उसको बेड डेब में लिखो। डाउटफुल रिकवरी, रिकवरी भाई नहीं मिलेंगे पैसे, डाउट है, होता है ना कोई डेप्टर को हमने सामान बेचा और अब डाउटफुल है कि भाई वो नहीं देगा पैसे भाई, बराबर। तो इसको बेड डेब या बेड डेब रिजर्व में रख सकते हैं, लीगली बेड डेब रिजर्व लिखा जाता है। अब बेड डेब की तरह माइनस करोगे कि डूब ही गए, डाउट नहीं, कंफर्म है कि भाई गए पैसे, तो भी चलेगा, दिक्कत नहीं है।
बराबर। तो चलो ये बेड डेब या बेड डेब रिजर्व किस में से माइनस करते हैं, डेप्टर्स में से ना, तो ऊपर डेप्टर की वैल्यू होगी है उसमें, हाँ देखो 5000 है, तो बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखो, वहां एसेट्स में लिखता है ना कि भाई डेप्टर्स 5000 के बैलेंस शीट के एसेट्स में, कि डेप्टर्स 5000 और उसमें से माइनस ये डाउटफुल रिकवरी है, मतलब बेड डेब रिजर्व कितना है, डाउटफुल रिकवरी 250 का, बाहर 4750, और ये 250 जो बेड डेब रिजर्व न्यू कहते हैं वो पीएनएल में, और पीएनएल में फॉर्मेट बनाते हैं ना, ठीक है ना, याद है ना वो पीएनएल का पूरा फॉर्मेट, के बेड डेब न्यू, सॉरी बेड डेब ओल्ड प्लस बेड डेब न्यू प्लस बेड डेब रिजर्व न्यू और माइनस बेड डेब रिजर्व ओल्ड। अब इस सम में अगर देखो तो और कोई बेड डेब रिजर्व वगैरह कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो बेड डेब ओल्ड नहीं है, न्यू नहीं है, बेड डेब रिजर्व न्यू है 250, बेड डेब रिजर्व भी ओल्ड नहीं है, तो डायरेक्ट बाहर 250 रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में बाय चांस अगर आप फॉर्मेट नहीं बना रहे और डायरेक्ट बेड डेब रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिख दोगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में ही ना ये पूरा, तो डायरेक्ट पीएनएल के डेबिट में लिख दोगे तो भी चलेगा, क्या अगर हम फॉर्मेट नहीं बना रहे, एक ही अमाउंट है, डायरेक्ट लिख दो तो भी ठीक है, बराबर। और आखिरी में क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ 19,025 का, तो फिर क्लोजिंग स्टॉक तो वहीं पे ही ना, एक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखो और दूसरा बैलेंस शीट के एसेट्स में, क्लियर, एडजस्टमेंट हो गया ना सिंपल। अब ऊपर की एंट्री कर दो, नॉर्मल एंट्री हो जाएगी कि देखो ड्राइंग्स हमने लिख दिया था, ओपनिंग स्टॉक है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखो, परचेज भी ट्रेडिंग के डेबिट में, ट्रैवलिंग एक्सपेंस में राही को दे दिया था, सेल्समैन है, अब सेल्समैन का पर ट्रैवलिंग एक्सपेंस पीएनएल के डेबिट में, उसे अप्रोप्रिएशन में मत लिखना, अप्रोप्रिएशन में राही का लिखेंगे जो पार्टनर का था, सेल्समैन पार्टनर नहीं है, तो उसका ट्रैवलिंग एक्सपेंस अप्रोप्रिएशन नहीं, पीएनएल के डेबिट में, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखना। फिर सैलरी है अकाउंटेंट और कलेक्शन क्लर्क की, दोनों की सैलरी, तो दोनों की सैलरी लिख दो पीएनएल के डेबिट में, पार्टनर की सैलरी होती तो अप्रोप्रिएशन में लिखते, तो दोनों कोई में कोई पार्टनर नहीं है, तो पीएनएल के डेबिट में लिखो। शॉप रेंट हो गया, डेप्टर हो गया, कैरियज है गुड्स, बराबर, गुड्स का कैरियज है मतलब वो कैरियज इनवर्ड हुआ, देखो कैरियज होता है ना, कैरियज इनवर्ड और कैरियज आउटवर्ड, लिखा हुआ है गुड्स का कैरियज मतलब वो कैरियज इनवर्ड है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, बराबर। गुड्स का कैरियज नहीं होता, नॉर्मल होता, तो हम वो पीएनएल के डेबिट में लिखते फिर, ठीक है ना, ध्यान में रखना। फिर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, सॉरी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, तो वो पीएनएल के डेबिट में ही, प्रीपेड शॉप रेंट हो गया था, डिस्काउंट एंड अलाउंस डेबिट साइड पे है तो हम भी पीएनएल के डेबिट में ही लिखेंगे, डोनेशन एक्सपेंस भी पीएनएल के डेबिट में, इनकम टैक्स भी वहाँ, प्रोफेशनल टैक्स भी पीएनएल के डेबिट में ही, बैंक ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट भी वहीं पे ही, बैंक के कमीशन भी पीएनएल के डेबिट में ही, यहाँ डेबिट में है तो हम भी सब एक्सपेंस की तरह डेबिट में ही लिखेंगे ना। शेयर ऑफ एसबीआई ये एसेट्स में, इसे प्रॉफिट एंड लॉस में मत लिखना भाई, ये एक्सपेंस नहीं है, शेयर है, शेयर तो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है ना, तो वो एसेट में आ जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट में, शेयर ऑफ एसबीआई। फिक्स एसेट हो गया, फिक्स एसेट मेंटेनेंस वो पीएनएल के डेबिट में, वो एक्सपेंस है, मेंटेनेंस का खर्चा हमारा। कैश बैलेंस एसेट में लिखेंगे, गुडविल भी एसेट में लिखेंगे। दूसरी तरफ कैपिटल अकाउंट है वो लिख दिया था, सेल भी लिख दिया था हमने, बरोबर। और परचेस रिटर्न पीएनएल के क्रेडिट में लिखे, सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, सेल भी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, परचेस रिटर्न भी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। डिस्काउंट एंड अलाउंस क्रेडिट साइड पे है, मतलब डिस्काउंट मिला है तो वो भी पीएनएल के क्रेडिट में लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। डिविडेंड ऑन शेयर ऑफ एसबीआई, डिविडेंड इंटरेस्ट मिला, ब्याज मिला, जो एसबीआई के शेयर थे उसके ऊपर ब्याज मिला है तो ये इनकम हो गई, वो पीएनएल के क्रेडिट में ही, एडजस्टमेंट नहीं है, नहीं तो वो इन्वेस्टमेंट में प्लस भी करते, फिर दो एंट्री करते हैं, या ट्रायल बैलेंस में तो एक ही एंट्री होगी, सीधा पीएनएल के क्रेडिट में। बैंक अकाउंट है क्रेडिट साइड पे है, मतलब वो बैंक ओवरड्राफ्ट, तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी में लिखेंगे, पर क्रेडिट में है मतलब ओवरड्राफ्ट हुआ, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। क्रेडिटर भी लायबिलिटी में, लोन बोरोड हो गया था, हो गया ना सब, सिंपल जो है वो एडजस्टमेंट थे, अब एक एक करके क्लोज करो उसको, हो जाएगा। आ रहा है समझ में, जैसे 9th वाला इलस्ट्रेशन देखा, सो फटाफट से देख लो एक बार, फिर से ध्यान से समझ लो, खुद ना हो तो वीडियो रिवाइज करो, कमेंट में फिर से बताओ मुझे। अब फिर 10th वाला इलस्ट्रेशन देखते हैं, ओके। देखो अब 10th वाला इलस्ट्रेशन हम लोग समझे, अब इसमें भी जैसे भाई दो पार्टनर दिए हुए ना, लाभ और शुभ, अब यहाँ बात ऐसी है कि उसके रिलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है और नीचे बैलेंस शीट दी गई है,
और यहाँ पर मिस्टेक है, वो मिस्टेक को सुधार के हमें लिखना है भाई। जैसे यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, पर उसमें गुड्स रिलेटेड भी कुछ एंट्रीज हैं, मतलब वो एंट्री वहां नहीं, वो तो ट्रेडिंग अकाउंट में होनी चाहिए, तो एक अलग से ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी रिवाइज करना पड़ेगा हमें, नया प्रॉफिट एंड लॉस। और नीचे जो बैलेंस शीट है ना, उस बैलेंस शीट में कुछ एडजस्टमेंट काउंट करना रह गए हैं, जो नीचे एडजस्टमेंट दिए गए हैं, मतलब बैलेंस शीट भी नहीं बनेगी। और बैलेंस शीट के अंदर ही इन्होंने जो है वो कैपिटल में वो प्रॉफिट ड्राइंग सब एक में ही काउंट कर लिया, तो उसके लिए हम लोग कैपिटल और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट वो भी अलग से बनाएंगे। ठीक है, मतलब यहाँ सिंपल ऐसा, आपको अकाउंट तो सभी बनाने हैं जैसे बनाते हो, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, अप्रोप्रिएशन, कैपिटल, बैलेंस शीट, वो सब वैसे ही बनेंगे सब अकाउंट। यहाँ पे एरर है, वो एरर को ठीक करना है। और एरर वाले सम हो ना, वो सिंपल हो जाते हैं कि ऑलमोस्ट सब एंट्री सही जगह पे है ही, कुछ कुछ एंट्री खाली हमें सुधार के लिखनी है और जो एडजस्टमेंट है वो काउंट करना है। ठीक है, ऐसा सम है तो कंफ्यूज नहीं होते, वो पता नहीं क्या दिया हुआ है, उल्टा ये सम इजी है। अब जैसे नॉर्मल काउंट करते हो वैसे ही करो, वैसे ही सब अकाउंट बनाओ, और वैसे ही पहले एडजस्टमेंट, पहले फिर ऊपर की एंट्रीज नॉर्मल करते जाओ। चलो स्टेप बाय स्टेप हम करते हैं, समझते जाना। जैसे पहले एडजस्टमेंट ही करो, जैसे दिया हुआ हो वैसे ही। सबसे पहले है कि 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट कैलकुलेटेड। भाई साल के आखिरी में पता चला कैपिटल पे इंटरेस्ट गिनना रह गया है, कोई बात नहीं, हम गिन लेंगे। नॉर्मल कैपिटल इंटरेस्ट गिनो, कैपिटल ढूंढो ऊपर कहाँ लिखा हुआ है। तो देखो बैलेंस शीट की लायबिलिटी में ना कैपिटल है। अब कैपिटल लाभ और शुभ का है, उसमें नेट प्रॉफिट ड्रॉइंग्स वो सब भी दिए हुए हैं, पर वो मत देखो, खाली कैपिटल ढूंढो कितना है। तो देखो लाभ का कैपिटल सामने दिया हुआ है 40,000 रुपए, और शुभ का कैपिटल सामने 30,000 रुपए दिए है ना। तो बस इस कैपिटल पे 5% इंटरेस्ट गिनना है, और उसे बैलेंस शीट में मत लिखो जैसे इन्होंने लिखा है, हम जैसे नॉर्मल एंट्री करते हैं। बाबा आपकी टेक्स्ट बुक में भी कुछ जो है वो आगे पीछे दिए गए हो तो कोई चिंता नहीं, आप अपने हिसाब से एंट्री करो, जैसे हम हर सम में करते हैं, हर सम के लिए एंट्री बदलने की जरूरत नहीं है। अब जैसे नॉर्मल कैपिटल पे इंटरेस्ट गिनते हो ना, वैसे ही गिनो, कि यहाँ क्रेडिट साइड पे हम लिखते हैं ना पहले बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड करके, दोनों का कैपिटल लिखो कितना है, एक का 40, एक का 30,000, तो यहाँ 40,000 का कैपिटल, यहाँ पे 30,000 का लाभ और शुभ, और उसके ऊपर इंटरेस्ट गिनते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना गिनना है हमें, 5% है, तो 40,000 के 5% 2,000, और 30,000 के 5% 1,500, ये दोनों का कैपिटल हुआ। और कैपिटल इंटरेस्ट की दूसरी एंट्री कहाँ करते हैं, तो वो अप्रोप्रिएशन के डेबिट में करते हैं ना सब में, कि यहाँ कैपिटल के क्रेडिट में लिखा, दूसरा अप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अरे बात ध्यान, ठीक है, समझना है इसे। फिर उसके बाद है कि 10% डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट इज टू बी प्रोवाइडेड, कि फिक्स एसेट पे डेप्रिसिएशन देना है, सिंपल, ऊपर फिक्स एसेट होगा ना, देखो बैलेंस शीट में फिक्स एसेट दिया हुआ है ये 60,000, उस पर 10% डेप्रिसिएशन गिन लो। तो डेप्रिसिएशन कहाँ गिनते हैं, बैलेंस शीट के एसेट्स में, तो वही जाओ एसेट्स में लिखो फिक्स एसेट 60,000 माइनस डेप्रिसिएशन 6,000 रुपीज, जैसे नॉर्मल डेप्रिसिएशन गिनते हैं। तो 6,000 डेप्रिसिएशन, बाहर 54,000 आ जाएगा, और जो 6,000 का डेप्रिसिएशन है उसकी दूसरी एंट्री कहाँ करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, पीएनएल के डेबिट में लिखो कि डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट 6,000 रुपीज। अरे बात ध्यान, अरे नॉर्मल सम ही करना है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं, जो एंट्री है वैसे ही रखनी है सब जगह पे। फिर उसके बाद थर्ड के प्रीपेड रेंट है 2,000 के, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड हो तो हम रेंट में से माइनस करते हैं ना। अब यहाँ कोई रेंट है, पहले समझ लो कि यहाँ पे कुछ रेंट दिया हुआ है, देखो नहीं है कोई रेंट। अच्छा यहाँ ऐसा है कि जो टेक्स्ट बुक है ना उनमें ऑफिस एक्सपेंस में से जो है वो प्रीपेड रेंट माइनस किया हुआ है। आपको ध्यान आता हो कि रेंट को ऑफिस एक्सपेंस ही कहते हैं, उसमें से माइनस करोगे तो भी ठीक है। बाय चांस अगर आपको नहीं ध्यान आता है, हमारी सब में आदत है कि भाई प्रीपेड रेंट मतलब हम एक रेंट में से माइनस करते हैं और दूसरा बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखते हैं, है ना, प्रीपेड एक्सपेंस। तो अगर रेंट नहीं है, माइनस नहीं करना है, तो कोई चिंता नहीं, उसको डायरेक्टली बैलेंस शीट, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड पे लिखो। कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में प्रीपेड रेंट, तो ना डायरेक्ट वहां, कहीं पे माइनस करने की जरूरत नहीं है। इन्होंने ऑफिस एक्सपेंस में से माइनस किया, अगर आपको लॉजिक ध्यान रहता हो तो भले बिल्कुल जो है वो उसमें से माइनस करो, पर एग्जाम में कंफ्यूजन रहता है, इतने सारे सम करने हैं, अब रेंट है ही नहीं, कोई बात नहीं, अब डायरेक्ट करो। इसलिए मैं सबको कहता हूँ कि अब डायरेक्ट हर सम के लिए नई नई मेथड मत सीखो, एक ही मेथड सब में अप्लाई करो, आंसर सेम ही रहता है। तो प्रीपेड रेंट है, तो प्रीपेड रेंट 200 का, ऊपर कहीं सपोज रेंट नहीं दिया हुआ है, तो एक लिखो बैलेंस शीट के एसेट्स में,
प्रीपेड रेंट 200 रुपीज, और एक लिखो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में प्रीपेड रेंट। हम वैसे डेबिट साइड पे माइनस करते हैं, पर यहाँ डेबिट में कोई अमाउंट है ही नहीं, तो माइनस वाली अमाउंट कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे ना, है ना। प्रीपेड रेंट हमारी इनकम टाइप हो जाता है, बराबर। तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिखो प्रीपेड रेंट 200, ऐसे दो एंट्री कर दो। अरे बात ध्यान समझना ध्यान से। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट रिसीव 400, कि चलो इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट गिनना है, तो ऊपर इन्वेस्टमेंट है, हाँ देखो इन्वेस्टमेंट एसेट्स में है ना 12,000 का, उसके ऊपर 400 रुपए का इंटरेस्ट ब्याज गिनना है, तो इंटरेस्ट प्लस करते हैं ना उसमें। तो वही बैलेंस शीट के एसेट्स में जाओ, वहां पे लिखो इन्वेस्टमेंट 1200 का प्लस उसमें इंटरेस्ट 400, इन्वेस्टमेंट और प्लस इंटरेस्ट करो 400 का, बराबर ना। बाहर लिखो 12,400। अब अलग से इंटरेस्ट लिख दो, प्लस नहीं करो तो भी ठीक है, प्लस करके लिखो तो भी ठीक, अच्छा है वो। तो एसेट्स में लिखना इन्वेस्टमेंट प्लस उसका इंटरेस्ट 400 रुपए का, और ये 400 का इंटरेस्ट वो मिला ना, इनकम है ना हमारी, तो वो कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 400। अरे बात ध्यान, बरोबर, ये एंट्री करना भाई। उसके बाद है मेंटेन बेड डेब रिजर्व 600, कि बेड डेब रिजर्व गिनना है 600। बेड डेब रिजर्व किस पे गिनते हैं हम, डेप्टर्स पे गिनते हैं ना। तो यहाँ है कि देखो इसमें दिया हुआ करंट एसेट्स विथ डेप्टर्स लिखा हुआ है, तो अब उसमें से माइनस करो बेड डेब रिजर्व, बरोबर ना। बेड डेब रिजर्व उसमें से माइनस करो, कि करंट एसेट्स विद डेप्टर दिया हुआ है 28, तो एसेट्स में ही जाके लिखो, भले जैसा इसमें दिया हुआ हो कि करंट एसेट्स ब्रैकेट में डेप्टर्स 28,000, अब डायरेक्ट डेप्टर लिखो तो भी ठीक। और इसके ऊपर बेड डेब रिजर्व गिनना है, कितना है बेड डेब रिजर्व, तो 600 का मेंटेन करना है, तो 600, बरोबर। तो 600 का मेंटेन बाहर हो जाएगा कितना, 27,400 का, ठीक है ना। बैलेंस शीट के एसेट्स में ये एंट्री करेंगे। और बेड डेब रिजर्व की दूसरी एंट्री कहाँ करते हैं हम लोग, पता पीएनएल में, वो जो डेबिट में पूरा फॉर्मेट बनता है, आगे के समय में भी बताया। अब इसमें भी ऊपर कोई बेड डेब रिजर्व ऐसा कुछ दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो जैसे आगे के क्वेश्चन में भी बताया, फॉर्मेट नहीं बनाओ, डायरेक्टली बेड डेब रिजर्व पीएनएल के डेबिट में लिख दो, क्योंकि बाकी कोई अमाउंट है ही नहीं तो भी चलेगा। कि बेड डेब रिजर्व 600 रुपए का नुकसान हुआ, तो डायरेक्ट पीएनएल के डेबिट में लिख दो बेड डेब रिजर्व 600। आई बात ध्यान। फिर है कि टोटल ऑफ सेल बुक इज अंडर कास्ट बाय 2000, कि सेल बुक का टोटल 2000 रुपए कम लिख दिया, अंडर कास्ट मतलब कम किया, भाई टोटल गिनने में मिस्टेक हो गई, 2000 कम कर दिया हमने, तो क्या करेंगे, सेल में 2000 बढ़ा दो, बरोबर। सेल होगा यहाँ पर कि देखो पीएनएल में इन्होंने सेल लिखा है, तो सेल पीएनएल में नहीं आता ना, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं, इन्होंने गलत एंट्री की है वो। तो यहाँ सेल दिया हुआ 1,96,000, उसके टोटल में 2000 लिखना भूल गए, तो 2000 लिख दो, ठीक है ना। सेल लिखना अपन ट्रेडिंग के क्रेडिट में, इसकी तरह पीएनएल में मत लिखना भाई, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखो कि सेल्स 1,96,000 और प्लस अंडर कास्ट सेल, के अंडर कास्ट सेल हो गया 2000 का, तो बाहर 1,98,000। अब यहाँ एक पॉइंट ध्यान दो कि इसकी सेकेंड एंट्री बिल्कुल नहीं होगी, हर एडजस्टमेंट की दो एंट्री करते हैं, पर इसकी नहीं होगी सेकेंड एंट्री। क्यों नहीं होगी, कि अंडर कास्ट और ओवर कास्ट की सेकेंड एंट्री नहीं करते। देखो हर समय हमने क्या किया था कि सेल में कुछ भी प्लस करते तो सेकेंड एंट्री हम डेप्टर्स पे भी देते हैं, कि सेल में प्लस किया तो डेप्टर में भी प्लस किया हमने, बरोबर। तो वो तो अनरिकॉर्डेड होता है, कि अनरिकॉर्ड कुछ लिखना ही रह गया, मतलब बिल्कुल दोनों में लिखना रह गया हमारा, बरोबर। पर यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ सेल बुक का टोटल गलत लिखा है, डेप्टर का टोटल गलत हमने नहीं लिखा है भाई। पता है ना आपको, प्रैक्टिकली जाओ तो अकाउंट में जो है वो हर एक की लेजर बनती है ना, याद है ना लेजर बुक, कि पूरी लेजर बुक होती है, हर एक का अपना अपना पेज होता है, सेल का अलग पेज है, डेप्टर का अलग पेज है, क्रेडिटर का अलग पेज है, परचेस का अलग पेज है, ऐसे लेजर बनता है ना। अब उस लेजर में सेल का टोटल गलत लिख दिया है, तो उसके लिए डेप्टर का टोटल थोड़ी गलत लिखा होगा हमने। अरे बात ध्यान, इसीलिए ओवरकास्ट या अंडरकास्ट ये नोट कर लो, उसकी सेकंड इफेक्ट नहीं देते, वो एक ही जगह पे हमने कम या ज्यादा करना है, ठीक है। तो ये 2000 यही आएगा सिर्फ। हाँ चलो, अगर एक इसको एडजस्ट करना हो ना, तो ऐसे एडजस्ट होगा कि देखो बैलेंस शीट में है ना, यहाँ लायबिलिटी साइड पे सस्पेंस अकाउंट दिया हुआ है 2000 का, एक यहाँ पे है, चलो इसका भी क्लियर और करो तो यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट है। सस्पेंस अकाउंट हम क्यों लिखते हैं, जब कोई टोटल वगैरह नहीं बैठता तो हम सस्पेंस लिख देते हैं,
ऐसा करता है ना। तो 2000 का याद नहीं आ रहा था, क्या बाकी रह गया, तो इसलिए यहाँ पे सस्पेंस लिख दिया है। तो देखो 2000 का यही सेल बाकी होगा, तो वो यहाँ पे लिख दिया ना हमने 2000 का सेल, बरोबर ना। तो सस्पेंस अकाउंट उसमें से एडजस्ट हो गया, इसीलिए इसकी सेकंड इफेक्ट देनी नहीं है। और नॉर्मली भी याद रखो, ये तो लॉजिक हुआ इसका, सस्पेंस इसमें एडजस्ट हुआ है हमारा, पर ऐसे भी याद रखो ओवरकास्ट अंडरकास्ट उसकी सेकंड इफेक्ट नहीं देते हम, वो एक ही जगह पे एंट्री होती है, बरोबर। और फिर है कि परचेस ऑफ 800 इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। देखो ये है कि परचेस लिखना रह गया है, तो परचेस लिखना रह गया है, नॉट रिकॉर्डेड है, अनरिकॉर्डेड है, तो वो परचेस में प्लस करेंगे और क्रेडिटर में भी प्लस करेंगे, बरोबर। ये दोनों जगह होगा, ओवर अंडर कास्ट नहीं है, नॉट रिकॉर्डेड है, तो वो दोनों जगह एंट्री करना है। कि परचेस लिखना रह गया है तो ठीक है, परचेस में प्लस करते हैं। कि ऊपर परचेस कहीं दिया हुआ है, नहीं है, देखो पर एक है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो परचेस का ही सेकंड नेम या उसी की तरह काउंट होता है, बरोबर। तो ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ना 1,16,000, वो हमारा परचेस ही है। लिखो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, या नहीं लिख रहा हूँ, लिखो ट्रेडिंग के डेबिट में लिखो परचेस 1,16,000, पहले परचेस लिखो या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखो, जो भी लिखो, कि परचेस 1,16,000 प्लस अनरिकॉर्डेड कितना है 800 का, बाहर प्लस करके लिखो उसमें। और 800 रुपए का अनरिकॉर्डेड है, तो दूसरी एंट्री कहाँ जाती है, लायबिलिटी में, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में लिखते हैं, बराबर। तो लायबिलिटी में क्रेडिटर में प्लस होता है ना, अब यहाँ क्रेडिटर है नहीं दिया हुआ, खाली लायबिलिटी है, वो लायबिलिटी में क्रेडिटर है नहीं है क्या पता। जैसे आगे यहाँ करंट एसेट्स ब्रैकेट में था ना विद डेप्टर, यहाँ का दिया हुआ विद क्रेडिटर, तो लायबिलिटी में प्लस करोगे तो भी ठीक, और अगर नहीं है क्रेडिटर तो अलग से लिख दो, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में ही अलग से लिख दो अनरिकॉर्डेड परचेज 800 का। आई बात ध्यान, समझना है इसे। और हो गया वो। फिर दूसरा दिया हुआ है कि राइट एडजस्टमेंट एंट्रीज एंड प्रिपेयर रिवाइज अकाउंट, वो तो आखिरी में। एडजस्टमेंट एंट्री जर्नल एंट्री लिखनी है, पीछे दी भी हुई है कि जो जो हमने एडजस्टमेंट किया ना लिखना रह गया उसकी जर्नल एंट्री। पर जर्नल एंट्री की भले प्रैक्टिस मत करना कि बोर्ड एग्जाम में जर्नल एंट्रीज नहीं पूछते इसमें, वो कंफर्म है। बाय चांस ये सम आया भी अगर टेंथ का ये टेंथ इलस्ट्रेशन, तो सिर्फ अकाउंट पूछेंगे, जर्नल एंट्री नहीं पूछी जाएगी, क्योंकि 11 मार्क का सम होता है, इतना जो है वो लेंथी नहीं देते। एंट्री भी लिखो, सब अकाउंट भी बनाओ, सब काउंटिंग भी करो, उन्हें भी पता होता है 11 मार्क में जो है वो इतना टाइमिंग नहीं प्रोवाइड किया जाता। अरे बात ध्यान, तो ठीक है एडजस्टमेंट हो गया, अब ऊपर की एंट्री करते हैं। ऊपर की एंट्री सिंपल, जैसे देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो लिख दिया था परचेस में, ऑफिस एक्सपेंस है वो पीएनएल के डेबिट में ही, सेल एक्सपेंस भी पीएनएल के डेबिट में बनाई हुआ है ना, पीएनएल के डेबिट में लिखा हुआ है, हम भी जो गलत हो सुधारेंगे, बाकी तो सेम जगह ही आएगा। फाइनेंशियल एक्सपेंस भी पीएनएल के डेबिट में, सन्ड्री एक्सपेंस भी पीएनएल के डेबिट में। ये नेट प्रॉफिट नहीं लिखेंगे, वो तो नया ढूंढेंगे हम आखिरी क्लोज करके, तो इसे नहीं लिखना है। दूसरी तरफ सेल वो ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिख दिया, सन्ड्री इनकम वो पीएनएल के क्रेडिट में इनकम है, हो गए ना। और बाकी की एंट्री, वो बाकी की एंट्री देखें नीचे बैलेंस शीट में, तो देखो कैपिटल है, अच्छा कैपिटल में कैपिटल लिखा था ना लाभ का यहाँ पे 40,000, उसके बाद प्लस नेट प्रॉफिट है, वो नेट प्रॉफिट नहीं लिखना है, वो तो नया ढूंढेंगे हम, तो नेट प्रॉफिट की एंट्री नहीं। उसके बाद ड्राइंग है 12,000 की, ड्राइंग लिखेंगे, और वो बैलेंस शीट नहीं, वो कैपिटल अकाउंट में ड्राइंग लिखेंगे। कैपिटल अकाउंट बनाया है ना, तो वहां डेबिट में ड्राइंग्स करके लिखेंगे कि भाई यहाँ लाभ के 12,000 रुपीज, बराबर। फिर शुभ में भी 30,000 का कैपिटल है, वो कैपिटल यहाँ लिख दिया था। नेट प्रॉफिट वो नहीं लिखना है हमें। फिर ड्राइंग से 6,000 की, वो ड्राइंग यहाँ डेबिट में लिखेंगे 6,000, बैलेंस शीट में नहीं, यहाँ कैपिटल अकाउंट। फिर आखिरी में इसको नया क्लोज करेंगे ना फिर से नई वैल्यू के साथ। अरे बात ध्यान, तो चलो ये हुआ। उसके बाद लायबिलिटी, वो तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी में ही लिखो। सस्पेंस अकाउंट नहीं लिखते, सस्पेंस फिर से थोड़ी लिखें, पहले टोटल नहीं था, गलतियां थी तो टोटल बिठाने के लिए सस्पेंस लिख दिया, अब तो गलती सुधारी ना हमने, पूरा सम किया है, अब सस्पेंस नहीं लिखना है। और सस्पेंस की गलती मिल भी गई थी कि ये सेल में ही मिस्टेक थी 2000 की, तो सस्पेंस अकाउंट फिर से लिखना नहीं है। और दूसरी तरफ फिक्स एसेट लिख दिया था, इन्वेस्टमेंट भी हो गया था और करंट एसेट भी हो गया, हो गई एंट्री। अब नॉर्मल जैसे क्लोज करते हैं वैसे क्लोज करो, बराबर। ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल, एप्रोप्रिएशन, कैपिटल, बैलेंस शीट, नॉर्मली सबको क्लोज करो, आपका टोटल आ जाएगा। अरे बात ध्यान, समझ आया ना। अरे जितना कॉम्प्लेक्स दिखता है ना वो सब उतने इजी होते हैं, उसे पहले ट्राई किया करो, ठीक है। तो चलो आज ये इलस्ट्रेशन हमारे कंप्लीट हुए, कल से इस चैप्टर के सम शुरू करने हैं।
अब इलस्ट्रेशन किए होंगे ना तो सम करने में आसानी रहेगी। मैंने सब जो है वो एक साथ इसीलिए नहीं दिए थे कि एक इलस्ट्रेशन एक सम, एक इलस्ट्रेशन एक सम, पहले वो सोच रहा था, फिर नहीं, मैंने सब इलस्ट्रेशन करो, फिर जब सम करोगे ना तो इलस्ट्रेशन की मेथड रिवाइज भी हो जाएगी उसके साथ, ठीक है ना। तो अब कल से सम शुरू करने हैं, उसको हम लोग रिवीजन में देखेंगे, और अब फिर दूसरे वीडियो में अब स्टेटिस्टिक का रिवीजन देखते हैं। ये देखा ना, अब ये कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर की मेथड देखें, ठीक है। चलो, थैंक यू।